हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फाइनली जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा लास्ट टॉपिक है, आप कह सकते हैं इस थीम का। और इसमें हम टाइमलाइन डिस्कस करेंगे। आप अगर मेरे वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं तो आपने देखा होगा, मैं टाइमलाइन थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा 1765 से थोड़ा सा पहले ले जाना थोड़ा जरूरी है ज्यादा दोस्तों। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, इसे आपको याद रखना होगा। और मैं आपके ऊपर ही छोड़ दे रहा हूं कि बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच हुई थी। क्या सुजाउद्दौला थे या सिराजुद्दौला थे? ठीक है, सिराजुद्दौला थे या सुजाउद्दौला थे। एंड अगेंस्ट कौन थे? अगेंस्ट कौन थे? ठीक है, क्लाइव थे क्या अगेंस्ट, या हेक्टर मुनरो थे? ऐसे याद रखिए, ऐसे नहीं कि अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थे। एक गंदा आंसर होता है कि अगेंस्ट ब्रिटिशर्स थे। फिर एक और आंसर होता है अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना। तो अब बेटर आंसर है कि अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, लेड बाय हुम, ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई? सिराजुद्दौला या सुजाउद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, या अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय, ये मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। तो बैटल ऑफ प्लासी एक आप कह सकते हैं जो बैटल हुई थी, और इसके बाद बंगाल जो था उस पर थोड़ा सा या काफी कंट्रोल, थोड़ा भी या काफी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही था असली में भी। पूरी तरीके से अंग्रेजों का अभी भी कंट्रोल नहीं आया था 1757 के बाद भी। एंड बैटल ऑफ प्लासी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो बैटल ऑफ प्लासी SYA अकेडमी सर्च कर लेना, आपको अच्छे से वहां पे आइडिया मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, ये समझना जरूरी है। उसके बाद 1764 में इससे भी इंपॉर्टेंट जो बैटल हुई वो थी बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में। ये किसके बीच में हुई थी ये भी आप बताइए। ये वैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें अवध के नवाब थे। अवध, अवध है ना, लखनऊ के आसपास एरिया या उत्तर प्रदेश में एरिया जो आता है। अवध के नवाब थे, बंगाल के नवाब थे, और मुगल एम्परर थे। कौन थे ये आप नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्या हुआ, वर्सेस क्या थे या अगेंस्ट कौन थे? अंग्रेज ही, ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय, मैं अगेन आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। बट ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ इस बैटल की इंपॉर्टेंस, कि इसमें मुगल एम्परर हारे थे, मुगल साम्राज्य हारा था। मुगल साम्राज्य हारना मतलब इंडिया का कोई रूलर जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा था वो हारा था। तो ये बैटल की सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा थी, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मुगल एम्परर डिक्लाइन कर रहा था बहुत तेजी से। लेकिन मुगल एम्पायर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि इससे पहले ही, कुछ साल पहले ही आप देखो तो बैटल ऑफ पानीपत में मराठा हार गए थे। तो मराठा उसके बाद ये क्लियर हो गया था कि वो नेक्स्ट इंडिया के रूलर नहीं होंगे। ठीक है, मराठास का ये क्लियर हो गया था। मुगल एम्परर को भी हरा दिया, तो थोड़ा सा ये पता चल गया कि अंग्रेज जो हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस 1764 में बैटल ऑफ बक्सर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब बैटल ऑफ बक्सर हुई तो इस 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुई। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, जो प्रयागराज नाम है ना, इलाहाबाद वही, ठीक है ना, उसी के बेसिस पे इन कंपनी को दीवानी राइट्स दिए गए बंगाल के। और भी बहुत सारी चीजें हुई इस ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद में, ये आप डिटेल में खुद पढ़ेंगे, पढ़ना जरूरी है। ये तीन चीजें आप डिटेल में खुद पढ़ेंगे। तो 1765 में अंग्रेजों के पास दीवानी राइट्स आ गए। दीवानी राइट्स का मतलब है रेवेन्यू राइट्स, मतलब आप कर या लगान या टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। इसीलिए परमानेंट सेटलमेंट आया, जो हमने इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, ये चीज इंपॉर्टेंट है समझना। एक और चीज इंपॉर्टेंट है समझना कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था अंग्रेजों ने। तो रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ध्यान दो वर्ड्स पे, आंखें बंद करके मत पढ़ो यहाँ पे। टू रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पास नहीं करा। अब एग्जाम में लिख के आओगे आप, रेगुलेटिंग एक्ट पास बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, गए नंबर। मतलब कोई समझ ही नहीं है आप में। एक्ट जो है वो तो कोई पार्लियामेंट पास करता है, कोई लेजिस्लेचर पास करता है, ठीक है। एंड वो रेगुलेट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफी लॉस में चल रही थी, तो उसकी एक्टिविटीज कंट्रोल करना चाहते थे, और उसकी मोनोपोली जो थी वो कंट्रोल करना चाहते थे। उसके जो सरकारी ऑफिशियल थे उन पे थोड़ा चेक्स एंड बैलेंसेस लगाना चाहते थे। ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर 1793 में जो हमने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल आया। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जो हमने देखा। इस टाइम में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वर्ड्स पे ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 के बाद ही बोला जाता था, 1833। फिर 1800 में संथल बिगिन टू कम टू दी राजमहल हिल्स एंड सेटल देयर।
तो हमने देखा था वो प्लग को यूज करते थे दोस्तों, है ना, और सेटल कर गए थे प्लेन्स में, ठीक है, 1800 उसमें सेटल करे, लड़ाई बड़ाई कुछ नहीं हुई। उसके बाद 1818 में फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ, कहाँ पे, बॉम्बे डेक्कन में। आप बताइए कि इस टाइम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था। मैं आपसे नहीं पूछ रहा कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे कौन था, ये बहुत डिटेल में हो गया, वैसे तो ये भी पता होना चाहिए, लेकिन आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बताइए इस टाइम में, या भारत का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होता था उसे ही बोला जाता था कि आपकी आपकी ऊपर आपकी सब्जुगेशन में रहेंगे बाकी गवर्नर्स। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे रहता था। तो आप बताइए, आप एक गवर्नर जनरल कौन था, और यहाँ पे रैयतवारी सेटलमेंट आया था, हमने देखा, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट नहीं आया था। 1820 में एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो फॉल करना शुरू हो गए। तो आप तो एक तो पैसे ज्यादा मांग रहे हो लेकिन प्राइसेस बहुत ज्यादा कम है, तो किसानों की मतलब प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गई। 1840-50 में स्लो प्रोसेस ऑफ एग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ, बॉम्बे डेक्कन में कॉटन की खेती बढ़ी इस समय में दोस्तों। फिर 1855-56 में संथल रिबेलियन हुआ, हमने देखा था ये, ठीक है ना, संथल रिबेलियन है, इसके लीडर कौन थे, कमेंट सेक्शन में लिखो, डेट याद रखो, 1855-56। ये 1857 के रिवॉल्ट से पहले हुआ है, और इसने काफी हेल्प भी करी थी 1857 के रिवॉल्ट में, कि मोटिवेट करा था सोल्जर्स को, ठीक है भाई, संतल संतल वल जो ट्राइबल लोग हैं वो इतना इंपॉर्टेंटली लड़ पाए, तो हम भी लड़ सकते हैं, है ना। उसके बाद 1861 में कॉटन बूम आया, बूम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो चुकी है 1851 से 1865, जिसमें अब्राहम लिंकन इस टाइम में प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। 1865 में जाके आपकी अमेरिकन सिविल वॉर खत्म होगी। इसके बाद मैंने बताया कि अमेरिका बहुत तेजी से राइज करेगा, बहुत तेजी से, और कॉटन के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जब कॉटन के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे तो किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, उनको लोन नहीं दिया गया, लोन काफी हाई इंटरेस्ट पे दिया गया, उनके साथ खूब ज्यादा ज्यादती हुई, और अल्टीमेटली क्या हुआ, 1875 में रैयत इन डेक्कन विलेजेस रिबेल, ठीक है, तो अच्छा खासा राइट्स हुए, दंगे हुए, फसाद हुए, और फिर हमने देखा था डेक्कन राइट्स कमीशन वगैरह बैठी थी दोस्तों, है ना। तो ये हो गया डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, मैं आपके आंसर्स रिव्यू करूंगा। मैं जानता हूँ एमसीक्यूज वगैरह भी आते हैं एग्जाम्स में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनको प्रैक्टिस करके आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और अल्टीमेटली आपके एमसीक्यूज भी अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से आप आंसर्स ये सारे दे पाएंगे, अगर आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस वगैरह दे रहे एग्जाम, मैंडेटरी है आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, और कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं रिव्यू करूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर। आपका कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी देना ना भूलें। टेक केयर एंड थैंक यू।